मैं राजेंद्र शर्मा गर्भनाल यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरी गद्य कविता का शीर्षक है प्रेम तंतु। दोस्तों, मैं कविता पाठ से पहले कुछ शब्दों के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इस कविता में स्थानीय शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है। जैसे लेजू। लेजू वह रस्सी जिसे बाल्टी के साथ बांधकर कुएं से पानी निकालने के काम में लेते हैं। कुछ स्थानों पर इसे लेजू के नाम से बोला जाता है, कहीं रेजू के नाम से बोला जाता है, कहीं रज्जू के नाम से बोला जाता है। मैंने यहाँ इसे लेजू बोला है। पाट, कुएं पर लकड़ी का वह भाग जिस पर चकली लगी होती है। एक शब्द इसमें और बार बार आता है, ढाणा। ढाणा कुएं के किनारे पर बना पानी खींचने, नहाने, कपड़े धोने का स्थान, जिसे एक चपटे मजबूत पत्थर को बिछाकर बनाया जाता है। और भी कई शब्द हैं जिन्हें मैं रचना पाठ के बाद आप सबके साथ साझा करूंगा। तो प्रस्तुत है मेरी रचना प्रेम तंतु। यकीन मानिए, उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। बचपन की पहेली आज कुछ कुछ सुलझ रही थी और मैं अपने आप से ही उलझ रहा था। मैं पहली बार दो जड़ वस्तुओं में जीवन महसूस कर रहा था। उन्हें आपस में बातें करते हुए सुन रहा था। उन्हें मिलन पर उन्हें एक दूसरे में खोते हुए देख पा रहा था। तुम पागल हो, ऐसे भी भला कोई करता है? तुम भी तो पागल हो। कितना रुलाया है मुझे, इतनी भी कोई परीक्षा लेता है? मैं कठोर हूं, ये स्वभाव है मेरा, पर तुम कितनी नर्म, मुलायम, सुंदर, एकदम छरहरी, पर जिद की पक्की। टूट कर बिखर तो सकती हूं, झुक नहीं सकती। भले ही नर्म मुलायम रेशों को बटकर बनाया गया है मुझे, उनका आपस में गुथे होना ही मेरी ताकत है। जलने पर भी अपनी पहचान ना छोड़ने वाली, पर तुमने तो सबसे पहले उसी पर प्रहार किया। बड़ा गुमान था मुझे अपनी इस ताकत पर, अपनी सुंदरता पर क्या मिला? तुम नहीं समझोगे। सच ही सुना है मैंने, प्यार में ताकत और गुमान दोनों ही अर्थहीन होते हैं। जितनी भी बार तुमने मुझे छुआ, हर बार मेरे शरीर का कोई ना कोई तंतु कटा। हर बार मेरी ताकत कम हुई, मेरा गुमान घटा। तरस नहीं आया मुझ पर? मैंने कहा ना, मैं स्वभाव से ही कठोर हूं। ये सच भी है, सब यही मानते भी हैं, पर ऐसा भी नहीं कि कुछ फर्क ही ना पड़ा हो मुझ पर। देखा नहीं तुमने, जब भी तुम मुझे छूकर निकली, हर बार तुम्हारा गर्म स्पर्श अपने होने का एहसास देता रहा है मुझे। भले ही तुम ना देख पाई हो, पर मैं हर बार मोम सा पिघला हूं उस जगह से। डंडों के प्रहार से, कपड़ों की पछाड़ से, बर्तनों की मार से कभी एक किरच नहीं उधड़ी थी मेरी। अब देखो, मेरे खुरदरे किनारों पर कितनी सुंदर, सुडोल, चिकनी उंगलियां उगाई हैं। तो मैंने बहुत दर्द दिया है तुम्हें? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? अच्छा बताओ, क्यों पकड़ा था इतनी सख्ती से मुझे? क्या करता, तुम टूटकर बिखरने वाली ही थी। कुछ देर और साथ पाना चाहता था तुम्हारा, तुम्हें खोना नहीं चाहता था। फिर इतनी देर क्यों की? मुझे भी कहां समझ थी। और अब क्या? अब तो तुम पास हो मेरे। अच्छा, तुम्हें आस थी फिर से एक बार, सिवा इसके और था ही क्या मेरे पास? और तुम्हें
प्रतीक्षा, हर पल युग सा बीता है और अब देखो, ऐसा लगता है कि वक्त मन की गति से खुशी के पंख लगाकर कब उड़ गया, जैसे कुछ घटा ही ना हो। मैं साल में 2-3 दफ़ा घर जाता हूँ, पर जब भी जाता हूँ अपने पुराने घर का चक्कर अवश्य ही लगाता हूँ। पर आज घर की छत पर बने कुछ उपयोगी, कुछ फालतू के सामान रखने के चौबारे में कुछ ढूंढता हुआ बरसों बरस बाद गया था। मैंने लोहे के उस बड़े से ड्रम, जिसमें नई फसल आने पर कभी अनाज भरा जाता था, से रस्सी के एक सिरे को झांकते हुए देखा। उसे देखकर मैं भूल गया था कि मैं वहां क्यों आया हूं। मैंने ड्रम में से उस रस्सी को बाहर निकालकर धूप में छत पर डाल दिया। ड्रम में रखी होने की वजह से उस पर धूल मिट्टी तो ज्यादा नहीं थी, फिर भी मैं उसे एक पुराने कपड़े से साफ करने लगा। बचपन की ना जाने कितनी ही यादें एक साथ मेरे मन में घुमड़ रही थीं। कैसे मैं और मेरा बड़ा भाई कुएं से पानी खींचते, फिर वहीं बैठकर नहाते। कुएं के चारों ओर दीवार थी। माँ घर के चादर, रजाई, गद्दों, तकियों की खोली वहीं बैठकर डंडे से धोया करती थी। हाँ, नल ना आने पर कभी कभी अड़ोस पड़ोस की कुछ औरतें भी आ जाती। कुआं निजी था। मैं भी कई बार माँ से रूस कर वहां आकर बैठ जाता था। रोते रोते कब ऊंघ शुरू हो जाती, कब वहीं सो जाता, कब और कैसे बिस्तर में, कुछ नहीं पता। बड़े होने पर भी नींद में मुझे कई बार लगता कि मैं कुएं में गिर रहा हूं, पर कोई है जो हर बार मुझे गिरने से बचा लेता है और मेरी नींद खुल जाती। बारिश में लेजू की घड़ी बनाकर कमरे में रखना, भीग जाने पर उसे धूप में सुखाना, पाट और ढाणा के पत्थर से रगड़ खा खा कर जहाँ से कमजोर पड़ जाती उस हिस्से को काट कर वहाँ गांठ बांधना, लेजू का चकली से उतरना, फिर चढ़ाना, गांठ का बार बार उन उंगली नुमा दराजों में फंसना, फिर कुछ देर इंतजार करना उसका अपने आप निकलने का, जो शुरू शुरू में तो निकल जाती थी, पर बाद में दराजें जैसे जैसे गहरी होती गई तो निकालना पड़ता था। गांठ जितनी भी बार उन दराजों से टकराती उतनी ही वो और मजबूत होती जाती। देखते ही देखते लेजू में कई गांठें लग गई। अब वो हमारे लिए एक खेल हो गया था। एक दिन मैंने लेजू के दराज में फंस जाने पर उसके ऊपरी सिरे को कुएं के पाट से बांधकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद देखा तो लेजू बाल्टी सहित कुएं में गिर चुकी थी। हमारे घर में बिलाई थी। पड़ोसियों के यहां से मैं दूसरी लेजू ले आया। पिताजी के साथ मिलकर हमने बाल्टी और उस टूटी लेजू को निकाल लिया। कुछ दिन उसी में गांठ बांधकर काम चलाया। फिर अम्मा के कहने पर पिताजी नई लेजू ले आए। वो ढाणा के उस पत्थर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। वो कुछ ज्यादा ही चटक थी, हाथों में भी चुभती थी। मैं कभी कभी नई लेजू को खोलकर पुरानी से ही बाल्टी को बांध देता था। अब तक मैं बाल्टी बांधना और पानी खींचते हुए लेजू की गोल गोल घड़ी बनाना सीख गया था। मेरे लिए काम के साथ वो भी एक खेल था। मैं उसमें पारंगत हो ही रहा था कि शहर के सारे कुओं का पानी सूखने लगा। कुछ ही दिनों में पानी के साथ मिट्टी भी आने लगी। नल देर से आते थे। मुझे जल्दी नहाने की आदत थी, घर में सबसे पहले। यहां तक कि तेज सर्दी में भी मैं सुबह 4 बजे ही नहा लिया करता था। एक दिन जब मैं नहाने के लिए कुएं पर आया तो मैंने देखा वहां लेजू नहीं है। मैंने मां से पूछा, किसी को दी है क्या? उनके ना कहने पर मैंने चौक में खड़े खड़े ही फिर पूछा, कमरे में तो नहीं रख दी? रात को हल्की सी बारिश हुई थी। मां ने फिर ना में उत्तर दिया। मैंने कुएं पर कई बार नजर दौड़ाई,
पर वो लेजू मुझे नहीं दिखाई दी। मैंने इस बार चिढ़ते हुए मां से फिर पूछा। मां ने भी तिबारे में झाड़ू निकालते निकालते ही उसी लहजे में फिर उत्तर दिया, थोड़ो ध्यान से देख। और मैं तब आश्चर्य से भर गया जब मैंने लेजू को ढाणा के उसी पत्थर पर गोल गोल लेटे पाया। मैं काफी देर सोचता रहा, ये कैसे हो सकता है। मैं विज्ञान का छात्र था, तर्क के आधार पर इतना ही उत्तर खोज पाया। लेजू का रंग पुरानी होने पर ढाणा के पत्थर के रंग के जैसा ही हो गया था। उसका ना दिखना शायद मेरा दृष्टि भ्रम ही हो। बाद में हमने उस रस्सी को रक्षाबंधन पर घर के आंगन में बीचों बीच खड़े बहुत ही विशाल पर एकदम सीधे और सघन पीपल में झूला डालने के काम में लिया। फिर कुछ दिन छत पर कपड़े सुखाने के। अब कुएं का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। मैं उदास रहने लगा। नल देर से आते थे पर देर तक आते थे। घर का पानी भर जाने पर मैं नली को कुएं में ही छोड़ दिया करता था। कई दिन ये क्रम चला पर कुएं में एक बित्ते भर भी पानी नहीं चढ़ा। मां ने जब प्यार और गुस्से में एक साथ समझाया, कुआं भी भरा है कभी ऐसे, इनको तो राम जी ही भर सके हैं, तो ना समझकर भी वो सब करना छोड़ दिया। कुआं सकड़ा और गहरा कुछ ज्यादा ही था। आसपास भी जगह कम ही थी, इसीलिए उसकी सफाई होना भी मुश्किल ही था। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, वो बड़ा सा घर भी अब छोटा लगने लगा था। वैसे भी पूरी रिश्तेदारी में हमारा ही एक घर शहर में था। आए दिन कोई ना कोई रिश्तेदार अवश्य ही बना रहता था। बड़े भाई की शादी के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। सबसे पहले कुआं, फिर पीपल। बढ़ते हुए परिवार और प्राकृतिक असंतुलन की भेंट चढ़ गए। जिसकी गोद में, जिसकी छांव में हम खेले बड़े हुए। उसी पीपल के नीचे और उसी कुएं के ऊपर मेरा कमरा है। इसी में मैंने शादी के बाद कुछ समय और पत्नी ने मुझसे कुछ ज्यादा समय बिताया है। फिर जैसा प्राय गृहस्थ में होता है, हम भी इस घर से अलग रहने लगे। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि ये एक मंदिर है। चूंकि हम इसमें रहते हैं, इस लिहाज से ये घर भी है। मैं जब भी अलवर आता हूं, एक बार पूजा पाठ के लिए यहां जरूर आता हूं। कभी कभी रुक भी जाता हूं। उस दिन कमरा मेरे लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जैसा कि उस दिन मैंने उस रस्सी को अच्छे से साफ कर घड़ी बनाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे रख दिया था, ये सोचकर कि अब ये मेरे बेटे के झूलने के काम आएगी। मैं जब उसे इसका इतिहास समझाऊंगा तो मुझे उसकी जिज्ञासा का आनंद लाभ भी अवश्य ही मिलेगा। पूरी रात मुझे उनकी बातें सुनाई देती रही। जब भी आंख लगती तो ऐसा प्रतीत होता कि कमरा धीरे धीरे कुएं में तब्दील हो रहा है और लेजू उस ढाणा के पत्थर में विलीन हो रही है जो मेरे कमरे के नीचे दफन है। मैंने सुबह जब घर जाते वक्त उसे अपने साथ ले जाना चाहा तो ये देखकर मैं चौंका कि रस्सी वहां नहीं थी। मैंने मां से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जताते हुए उत्तर दिया, पतो ना है भाई, मैंने तो ना देखी। मैंने फिर किसी और से कुछ ज्यादा पूछताछ भी नहीं की। मैं अपने रात के अनुभव के साथ ही खुश रहना चाहता था। इसके बाद मुझे फिर कभी वो स्वप्न भी नहीं दिखाई दिया। अपनी किशोर अवस्था के प्रारंभिक दिनों में कहीं पढ़ा सुना था मैंने, कुछ ना पाने की चाहत में सब कुछ लुटा देना ही प्यार है। प्यार समर्पण मांगता है। मैंने उस दिन इसे घटित होते पाया। संवेदनाएं तो कठोर से कठोर वस्तु में भी होती हैं।
प्रेम तंतु सभी जड़ चेतन में विद्यमान होते हैं। उसे जानने समझने के लिए बस एक संवेदनशील सरल हृदय चाहिए। मैं आज भी उस एहसास को ही जी रहा हूं। हर पत्थर की कहानी की किताब का कोई न कोई पन्ना अवश्य ही उखड़ा होता है। मैं आज भी उसी उखड़े हुए पन्ने को ही सी रहा हूं। शेष शब्दावली कुछ इस प्रकार है। तंतु रेशे, जड़ निर्जीव, चेतन सजीव, बटकर बल लगाकर, गुमान घमंड, किरच हल्की सी परत, उघड़ी उघड़ना, सिरे सिरा, निजी स्वयं का अपना खुद का, रूसना रूठना, लेजू पानी खींचने की रस्सी, घड़ी समेटना, पाट कुएं पर लकड़ी का वह भाग जिस पर चकली लगी होती है, ढाणा कुएं के किनारे पर बना पानी खींचने, नहाने, कपड़े धोने का स्थान जिसे एक चपटे मजबूत पत्थर को बिछाकर बनाया जाता है। चकली लोहे की गोल गरारी जिसे घिर्री भी बोलते हैं। बिलाई मजबूत लोहे के बहुत सारे आंकड़ों को मिलाकर बनाया गया वह यंत्र जिसमें फंसाकर कुएं में गिरी किसी भी वस्तु को बाहर निकाला जाता है। चौबारा छत पर बना हुआ कमरा। चौक कमरे और तिबारे के बाहर ऐसा खुला स्थान जिसके चार दीवारी तो होती है पर छत नहीं होती है। तिबारा कमरे के बाहर सोने बैठने का वह स्थान जिसकी छत तो होती है पर अमूमन एक तरफ से पूरा खुला रहता है, कोई दरवाज़ा नहीं होता है। अम्मा दादी, चटक तेज रंग, थोड़ो ठीक से, बित्ते एक बिलांद, सकड़ा जिसकी दीवारें पास पास होती हैं। राम जी भगवान। आभार गर्भनाल यूट्यूब चैनल। मैं राजेंद्र शर्मा पुनः आप सभी को नमस्कार करता हूँ।